Hello friends, welcome to Learner's Point. In this video, we are going to read about figures of speech. They are also called literary devices or poetic devices. और ये अलग अलग तरह की होती हैं as you can see in this image. Figures of speech is the use of words and phrases in some special way so as to give greater effect. कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस का इस खास तरीके से एक यूज़ किया जाता है ताकि हमारी स्टेटमेंट में हमारी बात में थोड़ा वज़न आ जाए, वो ज़्यादा एम्फेसिस वाली हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच। कुछ कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिमिली की बात करते हैं। Simile is used when comparison is made between two objects using words like or as to show that they are similar. जब हम किसी दो चीज़ों में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ये दिखाने के लिए कि वो एक जैसी हैं like या as वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। For example, here in these lines, you can see Belinda was as brave as a barrel full of bears. Belinda की bravery को बैरल फुल ऑफ बेयर्स से कंपेयर किया गया है कि यानी कि बेयर्स जितने ब्रेव होते हैं उनका बैरल भी भर दिया जाए तो उतनी बहादुर थी वो। तो एज ब्रेव एज यहाँ पर सिमिली शो कर रहा है। देन मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रीच। मस्टर्ड जो डॉग है वो इतना ब्रेव था जैसे कि टाइगर इन ए रीच, जैसे गुस्से में टाइगर होता है। तो यहाँ भी दोनों में ब्रेवरी की वजह से कंपैरिजन किया गया है एज यूज करके, तो यहाँ भी आपका सिमिली है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब कस्टर्ड कैसे आया? स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह घड़घड़ाते हुए वो आप आगे आया। तो ये लाइक जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर सिमिली यूज हुई है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन। अपनी पूंछ को उसने ऐसे पटका जैसे कि जेल में सलाखों को पटका जा रहा हो। तो यहाँ भी लाइक से यूज किया है तो ये आपका कंपैरिजन हो गया, सिमिली शो कर रहा है। देन मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। मून को टूटे हुए कांच की तरह टूटा हुआ माना जा रहा है। तो यहाँ भी लाइक का शो कर रहा है कि सिमिली यूज की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. It is a contracted simile and an indirect comparison is made between two objects to show as if the two things were one. दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे सिमिलैरिटी शो की जाती है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्टेड सिमिली है। इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो दोनों चीज़ें एक ही हो गई हों। Here, as you can see in this line, there is a languid emerald sea. Emerald एक ग्रीन कलर का स्टोन का नाम है और languid शांत। तो जैसे emerald स्टोन शांत और ग्रीन कलर का होता है, सी के कलर को उससे कंपेयर किया गया और उस सी को ही emerald सी बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपका मेटाफर यूज हुआ है। आई एम एन ऑर्फन। अब वो कहना तो ये चाह रहा है पोइट कि आई एम लाइक एन ऑर्फन, लेकिन सीधा ऑर्फन ही बना दिया। तो दोनों चीज़ों में कंपैरिजन ऐसा शो किया कि जैसे दोनों एक ही हो गई हों। द साइलेंस इज गोल्डन। तो यहाँ पर साइलेंस इज एज प्रेशियस एज गोल्ड, ये शो करने की कोशिश की गई है और यहाँ भी मेटाफर है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम इज वैल्यूएबल लाइक स्वीट, ये बात शो करने की कोशिश की है। तो इन लाइन्स में आपको मेटाफर देखने को मिला। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. अब ये पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें क्या होता है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग ह्यूमन ट्रेट्स. इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी एनिमल्स और नॉन लिविंग चीज़ों को के बारे में ऐसे बात की जाती है जैसे कि वो जीते जागते इंसान हों। जैसे यहाँ पर आप टाइगर इन द जू वाली जो पोएम है उसमें देख सकते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. अब यहाँ पर क्या है? ही किसको रेफर कर रहा है? टाइगर को। तो ये उसको मानव बना दिया गया है। हिज, अगेन हिज, तो एक ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हैं टाइगर को। ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, तो कौन लॉक्ड है? टाइगर लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो किसकी स्ट्रेंथ है?
टाइगर की। तो यहाँ पर हिज ही जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि हियर वी हैव मेड हिम गिवन हिम द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और ये मानवीकरण अलंकार यानी कि पर्सोनिफिकेशन हो गया। Here in the next lines you can see the fog comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city. कि fog ऐसे आती है जैसे कि कैट आती है, पैरों पर अपने पिछले पंजों पर आकर खड़ी हो जाती है, और इट सिट्स और चुपके से आकर बैठ जाती है लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी, और शहर और हार्बर को देखती है। तो यहाँ पर मानो वो कह रहा है कि आती है, कैट कम्स आती है, चलकर आती है जैसे, इट सिट्स बैठ जाती है। तो ये गुण किसके हैं? इंसानों के गुण हैं, जो कि एक नॉन लिविंग चीज फॉग को दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive or closely placed words. दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की बिगिनिंग में एक कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही हो बार बार, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। As you can see here, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब देखिए, has given my heart, h ह की रेपिटेशन हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। सिमिलरली इन दिस लाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो स की रेपिटेशन हो रही है बिल्कुल लगातार वर्ड्स में, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, स की रेपिटेशन, व की रेपिटेशन, इधर स की रेपिटेशन, तो इस तरह से ये आपका एलिट्रेशन है। नियर द वाटर होल प्लम्प डियर पास, प्लम्प्स प एंड प दोनों की रेपिटेशन है, तो एलिट्रेशन है अगेन। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, ब ब ब ब, और अगेन बाइज ए बॉल बैक, ब की रेपिटेशन बार बार हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, वंडर वेयर, ब की रेपिटेशन है, अगेन हियर इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एसोनेंस. इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ वॉवल साउंड इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. बिल्कुल आसपास के शब्दों में अगर किसी वॉवल साउंड का बार बार रेपिटेशन हो रहा है, तो जो लिटरेरी डिवाइस है वो एसोनेंस है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस लाइन, सॉरी, I hold with those who favor fire. I think I know enough of it. I hold, O, those, O, who, O, favor, O. तो यहाँ पर O की बार बार रेपिटेशन हो रही है, और इधर देखें तो I, with, fire, I की भी रेपिटेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपका एसोनेंस है। I think I know enough of it. Know enough of, O की रेपिटेशन, I think I की रेपिटेशन। He stalks in his vivid stripes, in his vivid stripes, I की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका एसोनेंस है। Bearing his white fangs, his claws, his, bearing, white, his, तो I की आवाज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो अगेन एसोनेंस है। This epistemology of loss, how to stand up. Epistemology, mology, O, of, O, loss, O, how, O, to, O. तो O का कितना ज़्यादा यहाँ पर यूज हो रहा है, तो अगेन here we have seen assonance. Then the next literary device is consonance. It is the repetition of a consonant sound in the beginning, middle and of two or more closely placed words. किसी consonant sound का अगर बिल्कुल साथ साथ रखे गए या फिर आसपास के वर्ड्स में रेपिटेशन हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस।
कॉन्सोनेंस और एलिटरेशन में डिफरेंस ये है कि एलिटरेशन में केवल बिगिनिंग में रेपिटेशन होता है, बिगिनिंग के साउंड का रेपिटेशन होता है, जबकि कॉन्सोनेंस में ये बिगिनिंग, मिडिल या एंड में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन से एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट, एंड ऑफ अ डे आई हैड रूड. डे की बिगिनिंग में डी, हैड की एंड में, रूड के एंड में है, तो डी की रेपिटेशन हो रही है, यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंस है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स बिगिनिंग में, एंड में, बिगिनिंग में, एंड में, तो इस तरह से यहाँ पर अगेन स के रेपिटेशन से कॉन्सोनेंस है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट. सॉफ्ट डस्ट, हश्ड, स की रेपिटेशन हो रही है बार बार, तो ये अगेन आपका कॉन्सोनेंट हो गया. देन आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. सर्टेनली र, नेवर र, ब्राइट रो, हेयर रो, तो र साउंड की रेपिटेशन बहुत हो रही है इस लाइन में, तो अगेन हेयर इज कॉन्सोनेंस. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज enjambment. And when same sentence continues to the next line without any punctuation marks, मतलब कई बार क्या होता है कि एक ही लाइन जो है, एक ही सेंटेंस कई लाइंस में कंटिन्यू होता है एक पोएम में, और उसे हम एंजैम्पमेंट कहते हैं. जैसे आप इस पोएम में देख सकते हैं. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो ये पूरी की पूरी एक ही लाइन है जो कि हमारा पूरा का पूरा स्टैंजा बन गया है, और कहीं पर कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कहीं कॉमा, कहीं पे सेमी कॉलन, कुछ नहीं है, सिर्फ एंड में आके फुल स्टॉप आया इतनी सारी लाइंस के बाद. तो यहाँ पर क्या है, आपका एंजॉयमेंट है. To say that for destruction ice is also great and would suffice. इस लाइन, यहाँ भी आपका ये सेम सेंटेंस 3 लाइन्स में कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी आपका enjambment है. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो यहाँ भी आपका एक ही सेंटेंस 4 लाइन्स में कंटिन्यू हो रहा है, अगेन enjambment का केस है. Next is anaphora. It is the repetition of a word or at the start of 2 or more consecutive lines. 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स अगर लगातार सेम वर्ड या फ्रेज से शुरू हो रही हैं, तो जो लिटरेरी डिवाइस होगी उसे एनाफोरा कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन से some say the word in and in fire and some say in ice. तो some say से स्टार्ट हुई हैं दोनों लाइंस, तो यहाँ पर आपका एनाफोरा है. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो. तो ये व्हाट से स्टार्ट हुई हैं, तो अगेन एनाफोरा. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. डोंट से लगातार लाइनें शुरू हो रही हैं, तो ये आपका अगेन एनाफोरा है. रेपिटेशन, it is the repeated use of word or phrase to enhance the beauty of the poem. बार बार किसी वर्ड या फ्रेज का रेपिटेशन हो रहा है, तो उसे रिपीट हो रही है वो बार बार, तो उसे रेपिटेशन कहेंगे. और फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन से एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. कि अपनी ब्रिलियंट शाइनी आइज से शाइनी स्टार्स को वो वॉच करता है, तो ब्रिलियंट का रेपिटेशन हुआ है टू एनहांस द इफेक्ट. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Ball का repetition हो रहा है to enhance the beauty of the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really truly little pet dragon. यहाँ पर भी again आपको लिटिल की रेपिटेशन हो रही है एंड गिव्स अस समथिंग म्यूजिकल इफेक्ट टू द पोएम. तो इस तरह से आपका रेपिटेशन का यूज हुआ. देन नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन. व्हेन अपेरेंटली ऑपोजिट एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड टुगेदर. बिल्कुल अपोजिट लगने वाले एडजेक्टिव्स को एक साथ रख दिया जाता है, और तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन है वो.
For example, here you can say on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब यहाँ पर टाइगर की जो रेफरेंस की गई है कि वो पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट पर चल रहा है इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा. अब जो शांत है वो गुस्से में नहीं हो सकता, जो गुस्से में है वो शांत नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर दोनों अपोजिट चीज़ों को रख कर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बिल्कुल ट्रू डिस्क्रिप्शन है ये. तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन. एंड अ रियली और ट्रूली और लिटिल पैट ड्रैगन. अब रियली और ट्रूली और रियल और ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन. ड्रैगन एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसको ये माना जाता है कि इसके मुंह से फायर निकलती है. तो एक ऐसा एनिमल जिसके मुंह से फायर निकलती है, हाउ कैन दैट बी पेट? उसे पालतू थोड़ी ना बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको बताया गया है ऐसा. तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी अगेन सेम लिटरल डिवाइस हुई. नेक्स्ट इज onomatopoeia. इट इज़ द यूज़ ऑफ साउंड इंडिकेटिंग वर्ड्स इन ए पोएम. एक साउंड वाले वर्ड्स का पोएम के अंदर रिपीटिशन होता है, उनका यूज़ होता है और उससे एक म्यूजिकल इफेक्ट सा पोएम में आ जाता है. लेट्स सी. सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. हर्ड, सुना उन्होंने. नेस्टी साउंड, एक अजीब सा साउंड. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. म्यूच cried ink. Growled. Again, sound word. Meouch, sound word. Cried. And ooh, cried Belinda. ooh, sound word हो गया. तो इस तरह से ये साउंड वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पर इन्होंने ऑनोमेटोपोएia का यूज़ किया है अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए पोएम की. यहाँ भी देखिए. बट अप जम्प्ड custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went on the pirate like a robin at a worm. Clashed his tail, clashed, पूंछ को टकराना. clatter and a clank, खनकने की आवाज़ें. जैंगलिंग स्वर, खन खन की आवाज़. तो इस तरह से यहाँ पर भी आपका ऑनोमेटोपोएia का यूज़ किया गया है. एल्यूजन. अब एल्यूजन क्या होता है? रेफरेंस टू ए फेमस पर्सन और ए प्लेस फ्रॉम हिस्ट्री, रिलीजन और लिटरेचर. किसी एक वर्क में अगर किसी दूसरे इतिहास या किसी धर्म या फिर साहित्य से जुड़े किसी भी कैरेक्टर या प्लेस का रेफरेंस अगर दिया जाता है तो उसे हम एल्यूजन कहते हैं. For example, here in these lines you can see, I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब ये Rapunzel कौन है? एक फेरी टेल क्रीचर की गर्ल है और जिसके लिए कहा जाता है कि उसके बाल बहुत लंबे थे और एक विच ने उसको एक टावर में कैप्चर कर रखा था, उसे पकड़ रखा था और उसमें बंद कर रखा था. और उस टावर में कोई भी स्टेयर्स नहीं थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन रेपंजेल के बाल इतने बड़े थे कि जब उस विच को ऊपर आना होता था तो वो उसे आवाज़ लगाती और कहती कि बाल नीचे डालो, और वो बाल नीचे डालती और वो उनसे चढ़ जाती. तो यहाँ पर उस रेपंजेल को रेफ़र किया गया है इस पोएम के अंदर. तो यहाँ पर आपका एल्यूजन है. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. Again, Percival भी एक कैरेक्टर है जो कि कहते हैं ही वॉज ए वॉरियर, बहुत बड़ा वॉरियर था लेकिन किसी वॉर में डर के भाग आया था, तो उसकी रेफरेंस दी गई है यहाँ पर. तो अगेन यहाँ पर आपका एल्यूजन यूज़ किया है. Imagery. When the poet uses such words and phrases that he creates a scene in front of the readers. कई बार वर्ड्स इस तरह के यूज़ करता है पोइट की आंखों के सामने बिल्कुल इमेज सी आ जाती है जो सीन वो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी, और इसी को हम इमेजरी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दीज लाइन्स यू कैन सी, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब जब टाइगर की ये जो इमेज है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ जाती है कि हाँ उसकी स्ट्राइप्स हैं और वो अपने पिंजरे में घूम रहा है और उसकी पैड्स बहुत सॉफ्ट हैं, उसके पैरों के पैड, और वो चुपचाप शांत है लेकिन वो गुस्सा है उसको अंदर मन में. ये सारी इमेज हमारी आंखों के सामने आ जाती है जब हम इस स्टेंजा को पढ़ते हैं. सिम्बोलिज्म.
सिंबलिज्म क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन हैज अनदर मीनिंग अदर दैन इट्स लिटरल मीनिंग, कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स का एक्चुअली कुछ और डीपर मीनिंग हो जाता है और गहरा मीनिंग होता है, तो हम सिंबलिज्म कहते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। यहाँ पर वो कह रहा है कि नो वन बायज अ बॉल बैक। अब ये जो बॉल है, एक्चुअली हियर द बॉल सिंबलाइजेज द बॉयज यंग एंड इनोसेंट डेज, कि जो वो बच्चे के बचपन के दिन थे जिनकी मेमोरीज उस बॉल से एसोसिएटेड है, उनको रेफर कर रही है ये बॉल। तो यहाँ पर आपका सिंबलिज्म यूज किया है पोएट ने। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट जो है वो एक ऐसी डिवाइस है व्हेन एन एडजेक्टिव यूज्ड विद ए नाउन रेफर्स टू सम अदर नाउन, कि एक एडजेक्टिव एक नाउन के साथ यूज हुआ है लेकिन वो रेफर किसी दूसरी नाउन को कर रहा है। जनरली हम जिस नाउन को रेफर करते हैं उसके साथ ही एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं, लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन से बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड यल्प, कि मस्टर्ड जो है फ्लैड, फ्ली की सेकेंड फॉर्म है फ्लैड, कि भाग गया विद ए टेरिफाइड यल्प। यल्प मीन्स चीख और टेरिफाइड मतलब डरी हुई। अब आप ही बताइए, क्या चीख डरी हुई हो सकती है? क्या चीख डरी हुई हो सकती है? नहीं। डरा हुआ कौन था? मस्टर्ड। लेकिन वो मस्टर्ड का डर जो है वो यल्प के साथ ऐड कर दिया यहाँ पर। एंड हियर इन टेरिफाइड यल्प यू हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट। Here again we have a sentence, he passed a sleepless night। अब क्या रात है जिसको नींद नहीं आई थी? क्या रात सोती है जो उसे स्लीपलेस हुई? वो नहीं। कौन था स्लीपलेस? ही। तो ही पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, ये स्लीपलेस रेफर्स टू ही, तो यहाँ पर अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज आयरनी। इट इज़ एन एक्सप्रेशन इंटेंडेड टू हैव द अपोजिट मीनिंग। कई बार हम कहते कुछ है लेकिन एक्चुअली हमारा कहने का मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इन दिस लाइन यू कैन सी, नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। अब क्या कह रहे हैं वो? नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप ही लोग आदमी हुए हो, आप ही लोग इंसान हुए, एंड विजडम और बुद्धिमानी वो तो आप ही के साथ मर जाएगी। क्या कहना चाह रहा है? कि तुम ही बुद्धिमान हुए हो और तो कोई दुनिया में बुद्धिमान हुआ ही नहीं है कभी। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट, कि और भी लोग बुद्धिमान हुए हैं, जरा हमारी भी बात सुन लो। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग कुछ दूसरे शब्दों से कन्वे किया गया है, तो यहाँ पर आपका आयरनी यूज हुई है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज हाइपरबली। इट इज द डेलिबरेट एग्जेजरेशन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग इफेक्ट। जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाए इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो हाइपरबली होता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इन दीज लाइन्स यू कैन सी, Belinda was as brave as a barrel full of bears and Nink Blink and chased lions down the stairs। अब इतनी ब्रेव है वो जैसे बैरल फुल ऑफ बेयर्स होता है। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया। ऐसे ही इंक और ब्लिंक जो चूहे और बिल्ली हैं वो क्या कर रहे हैं? चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, इतना बढ़ा रहे हैं कि लॉयंस को, शेरों को भी नीचे उतार दें सीढ़ियों से। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रीच। मस्टर्ड के लिए कह रहे हैं कि वो इतना बहादुर था जैसे कि टाइगर गुस्से में होता है, जो कि डॉग है। तो इस तरह से यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, एग्जैजरेशन का यूज़ किया गया है इस लाइन में। द नेक्स्ट डिवाइस इज पन। अब पन क्या होता है? इट इज़ द ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट हैज़ टू मीनिंग्स। मजाक या हंसी क्रिएट करने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसके दो मीनिंग हो। एक गाना है हिंदी में, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो और जो बुरा लगे वो जाने दो। तो ये दो मीनिंग वाली बात होती है पन में। फॉर एग्जाम्पल, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और ग्रेव का मतलब होता है डेड भी। ग्रेव मीन्स सीरियस भी होता है और ग्रेव मीन्स डेड भी होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे लिए कल पूछोगे ना तो कल तो मैं मर ही जाऊँगा, ये भी मीनिंग निकल सकता है। और मेरे लिए कल पूछोगे ना तो कल मैं सीरियस हो जाऊँगा, ये भी मीनिंग हो सकता है। तो डबल मीनिंग वाली बात कहना कुछ चाह रहे हैं, भैया तुमने अगर ये वन मीनिंग लगा लिया, अरे आपने गलत समझा, मैंने तो ये कहा था।
तो इस तरह की बात, डबल मीनिंग वाली बात जो होती है, तो उसे वन पन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, शी लाइज एवरीवेयर एंड नो वन केयर्स फॉर हर। अब लाइज का एक मीनिंग होता है झूठ बोलना और दूसरा मीनिंग होता है लेटना। तो शी लाइज एवरीवेयर एंड नो वन केयर्स फॉर हर, मतलब हर जगह लेट जाती है और कोई उसकी परवाह नहीं करता। और दूसरा क्या हो सकता है कि वो हर जगह झूठ बोलती है और कोई उसकी परवाह नहीं करता। तो दोनों में से कोई भी बात सच हो सकती है। तो ये आपका पन यूज़ किया है उसने। नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, दैट इज राइम स्कीम। इट इज़ द पैटर्न ऑफ राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन ए पोइट्री। कोई भी पोएम हम जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो पैटर्न बनता है राइम का, एंडिंग वर्ड्स का जो सुर में बनते हैं, उसे हम राइम स्कीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Night पहला वर्ड है, पहली लाइन का लास्ट वर्ड है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। नेक्स्ट लाइन में कार्स, नाइट से रैम नहीं कर रहा, तो हम इसको मान लेते हैं बी। नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है आइज, ये भी किसी से राइम नहीं कर रहा, तो हम इसे मान लेते हैं सी। और नेक्स्ट लाइन में स्टार्स, ये कार्स से मैच कर रहा है, तो इसे मान लेते हैं बी। तो हमारी इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। इस लाइन यहाँ पे राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी। Pistols in his left hand, pistols in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Right rhymes with bright. तो ये ए और ये राइम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर भी ए। देन वुड बी और गुड उससे राइम कर रहा है, तो ये भी बी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो गई, ए ए बी बी। तो इस तरह से आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकाल सकते हैं। Another thing that you must know is free verse. फ्री वर्स क्या होता है, इट इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री विच डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न्स, राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न। ऐसी पोइट्री की फॉर्म होती है जिसमें कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं होता वर्ड्स का, कोई एंडिंग वर्ड्स कोई आपस में नहीं मिल रहे होते, कोई सुर से सुर नहीं मिलाया हुआ होता, तो फ्री वर्स कहते हैं उसे। For example, in this poem, you can see the fog comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city and on silent haunches and then moves on. Comes, feet, looking, city, haunches, on. कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुई है दैट इज फ्री वर्ड्स। तो इस तरह से वी हैव डन अ लॉट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड आई होप कि आपको ये समझ आए होंगी। Thanks for watching and have a nice day.